जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हिंदी इलेक्टिव और कोर दोनों के लिए। तो देखिए, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो पाठ हम लोग कर रहे हैं ये जो है आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो दोनों विषयों, चाहे आप हिंदी कोर के स्टूडेंट हैं चाहे आप हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट हैं, दोनों में ये कॉमन है। यानी कि दोनों छात्रों को ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना होगा, तभी आप लोगों का जो है ये टॉपिक कवर हो पाएगा। वरना फिर यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का लगभग 7 से 8 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोनों का सेम सिलेबस है, मैंने मिला लिया है बुक से, दोनों का चैप्टर भी सेम है, दोनों का क्वेश्चन आंसर भी सेम है। तो आप लोग दोनों इस वाले को पढ़ के जाओगे, चाहे आप कोर के हो चाहे आप इलेक्टिव के हो। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो आप कंफर्म हो लेना, अगर मुझे मेरी बात पर अगर विश्वास ना हो तो। दोनों का सेम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है कि निम्न में से आधुनिक जनसंचार का माध्यम नहीं है। आधुनिक का मतलब जो अभी चल रहा है। ठीक है, कौन नहीं होगा? तो देखिए, नुक्कड़ नाटक को अब समाप्त कर दिया गया है। क्या आपको अब नुक्कड़ नाटक दिखाई देता है? आधुनिक ज़माने में नहीं। अखबार मिल रहा है, फेसबुक है, रेडियो है, ये सब तो है, लेकिन नुक्कड़ नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। इसमें कह रहा है निम्न में से आधुनिक जनसंचार का माध्यम है। कौन है आधुनिक जनसंचार का माध्यम? तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, मीडिया अखबार को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? तो मीडिया अखबार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तीसरा स्तंभ कहा जाता है, पहला स्तंभ कहा जाता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पे उपरोक्त में सभी दिया है। आप लोग के एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग के एग्ज़ाम में ये उपरोक्त में से सभी ना रहे तो आप लोगों को चौथा स्तंभ करके आना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई थी 1957 में। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका उदंड मातृदंड कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया है 1826 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। इसमें कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की जो शुरुआत हुई वो 15 अगस्त 1936 को हुआ था, याद रखना है। टेलीविज़न जनसंचार का कौन सा माध्यम है? यानी कि टेलीविज़न जो होता है वो कौन सा माध्यम? तो देखिए, इसे दृश्य श्रव्य है, यानी कि हम लोग दृश्य भी देखते हैं और सुनते भी हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कह रहा है कि भारत देश में टेलीविज़न या फिर टेलीविज़न इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1957 में। ठीक है, टेलीविज़न इंडिया का जो नाम बदलकर, याद रखिएगा, टेलीविज़न इंडिया का नाम बदलकर दूरदर्शन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो दूरदर्शन किया गया था ये किया गया था आपका 1975 में। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन है? तो यहाँ पर जो पहला धारावाहिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हम लोग। सबसे पहला सीरियल यही आया था, हम लोग आया था। प्रसार भारती का गठन किस वर्ष हुआ है? तो प्रसार भारती का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1997 में। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। कबीर की घटना का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? कबीर, सॉरी, खबर है ना, मैं भी कबीर पढ़ रहा हूँ। खबर की घटना, मान लो कोई खबर है, अगर उसकी घटना का आप डायरेक्ट प्रसारण कर रहे हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? लाइव। क्या बोलते हैं उसको? लाइव बोलते हैं ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, समाचार लेखन शैली क्या कहलाती है? तो समाचार लेखन शैली जो कहलाएगी ये उल्टा पिरामिड शैली कहलाएगी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जो पितामह हैं वो कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान व समाचार पत्रों का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ईमेल का विस्तृत रूप आपको बताना है कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल का जो फुल फॉर्म आपको बताना है, पूरा नाम। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? वेबसाइट है, फेसबुक है, ट्विटर है या फिर सभी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। सभी क्या है? सोशल मीडिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। इसमें कह रहा है WWW के आविष्कारक कौन है? तो इसके जो आविष्कारक होंगे वो हो जाएंगे आपका टिम बर्नर्स-सी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 30 मई को। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपका ऑप्शन नंबर क, चर धातु से हुई है। चर। अब कभी कभी एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन ऐसा भी कि बोलता है कि ये वाला डिफिनेशन दे देता है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, चर का अर्थ बताइए।
ठीक है। संचार का अर्थ यहाँ पे बताया ना, तो आपसे चर मतलब ही पूछेगा, तो इसका मतलब ही होता है चलना। ठीक है, क्या हो जाएगा? चलना हो जाएगा, चाहे चर बोले चाहे संचार बोले, याद रखिएगा। प्राप्त संदेश कूट वाचन कौन करता है? प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करेगा? तो ये करेगा आपका प्राप्तकर्ता। संचार का अंग्रेजी रूपांतरण आपको बताना है, जनसंचार का। ठीक है, तो जनसंचार का जो अंग्रेजी में रूपांतरण होता है वो होता है मास कम्युनिकेशन। क्या होता है? मास कम्युनिकेशन। अगले सवाल पे आते हैं, कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है आपका ग हो जाएगा, समूह संचार का। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। इसमें कह रहा है आपसे कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम लोग ऑप्शन क, फीडबैक कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कहा गया है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है। क्या है? इसको बोलते हैं डिकोडिंग। फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? तो ये करेगा आपका संचारक। कौन करेगा? संचारक करेगा। नेक्स्ट है आपका कि संचारक की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है? संचारक की प्रक्रिया को जो बाधा पहुंचती है शोरगुल से, यानी कि शोर से। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। पहला सवाल इसमें पूछा गया है आपसे कि विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में कौन परिवर्तित करता है? तो कौन करेगा भाई? इसको पत्रकार कर देता है। कौन कर देता है? पत्रकार कर देता है। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। समाचार जल्दी में लिखा गया डैश है। क्या है? समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार क्या होता है? जो बीत जाता है उसे ही लिखते हैं ना, यानी इतिहास को ही तो हम लोग लिखते हैं। सूचना प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। अब ये सूचना प्राथमिकता जो है वो निर्धारित की जाती है उपभोक्ताओं के अनुसार। किसके अनुसार? उपभोक्ताओं के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो ताजी हो। जो ताजी हो। इनमें से समाचार का तत्व नहीं है। इनमें से समाचार का तत्व नहीं है संपादन। क्या नहीं है? संपादन। कौन से किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते हैं? कौन से किस्से कहानी जो है वो समाचार नहीं हो सकते हैं? भूत प्रेतों के जो किस्से कहानी होते हैं वो समाचार नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आई। इसमें कहा गया है समाचारों को संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये से होती है संपादकीय टीम की होती है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत है। क्या है ये? तो ये है संपादन के सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है। एक पत्रकार जो समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करता है। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है? तो किसी भी पत्रकार के लिए सदा निष्पक्ष होना, यानी कि वो किसी के बारे में सपोर्ट नहीं करेगा। निष्पक्ष जो सच्चाई होगा वही न्यूज़ आपको दिखाएगा और बताएगा। समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? समाचारों में जो तत्व अहम होता है वो होता है न्याय संगत। ऑप्शन नंबर ख। पत्रकार का गुण क्या है? तो पत्रकार का जो गुण है वो है संदेह करना। पत्रकार हमेशा संदेह करेगा। संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? तो ये जो पहुंचाता है ये पहुंचाता है संयुक्त संपादक। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में। इसमें कह रहा है वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? तो वर्तमान में जो पत्रकारिता है इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। इसमें कह रहा है किस पत्रकारिता में फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों की निजी जीवन के बारे में बताया जाता है? तो ये होता है आपका पेज 3 पत्रकारिता में। किसमें बताया जाता है? पेज 3 पत्रकारिता में। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका कि मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक जिसके पन्नों पर साल के 365 दिन की क्रमवार तिथियां आदि सजी होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग डायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एनी फ्रैंक की डायरी किन वर्षों के माध्यम से लिखी गई थी? तो एनी फ्रैंक की जो डायरी लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1942 से 1944। डायरी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गया है? तो डायरी लेखन जो है वो अब विद्या के रूप में लोकप्रिय हो गया है। एनी फ्रैंक कौन थी आपको बताना है। तो एनी फ्रैंक जो थी वो जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। एनी फ्रैंक का जीवन काल आपको बतानी है। तो इसका जो जीवन काल है 1929 से 1945 हो जाएगा। ठीक है, 1929 से 1945। नाजियों ने किस पर अत्याचार किए थे? तो नाजियों ने जो अत्याचार किया था वो किया था यहूदियों पर। एनी फ्रैंक के परिवार में से जीवित कौन बचा? तो एनी फ्रैंक के परिवार में से जो जीवित बचा था वो उसका पिता बचा था।
नेक्स्ट आता है एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी हुई है, तो ये जो भाषा है आपका ऑप्शन नंबर को डच भाषा में लिखी हुई है। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था, तो एनी फ्रैंक की जो डायरी था उसका शायद शीर्षक था द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। ठीक है, याद रखिएगा। पैरों में पंख बांधकर किसकी डायरी की रचना है, तो ये जो हो जाएगा आपका रामविच बेनीपुरी की रचना है। एक साहित्यक की डायरी किसकी रचना है आपको बताना है, तो ये जो रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। व्यक्तिगत दस्तावेज के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है डायरी लेखन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, डायरी लेखन को जाना जाता है। डायरी लिखने का उपयुक्त समय कब माना जाता है, तो डायरी लिखने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो होता है आपका सोने से पहले, क्योंकि जो दिन भर जो आप लोगों का होता है उसको तो लिखना पड़ता है ना। हरी घाटी किस विद्या की रचना है आपको बतानी है, तो हरी घाटी जो विद्या की रचना है वो हो जाएगा आपका डायरी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिखा गया आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र होता है, तो ये जो होता है आपका औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है, तो अपने से जो छोटे का पत्र होता है उसको चिरंजीवी लिखते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, संबोधन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें कह रहा है आपसे कि विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका पत्राचार्य। ठीक है। शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है, ये हो जाएगा व्यक्तिगत शैली, ये अनावश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पत्राचार में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो पत्राचार में सबसे पहले जो लिखा जाता है वो पता व दिनांक लिखा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कार्यालयी पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है, तो कार्यालयी जो पत्र होता है उसमें हम लोग अधिकारी के घर का पता नहीं लिखते हैं, उसके ऑफिस का पता लिखते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है परिपत्र कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। फाइल के बाईं तरफ का हिस्सा टिप्पणी के लिए और दाहिनी तरफ का हिस्सा किस लिए संजो कर रखने के लिए होता है, तो ये होता है पत्र व्यवहार के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में, इसमें कह रहा है किसके अंतर्गत संक्षेप में ये लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन को विषय के लिए। ठीक है। अनुस्मारक का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, तो अनुस्मारक का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो है रिमाइंडर। किस पत्र में अनौपचारिकता का पुट और एक मैत्री भाव होता है, सही जवाब हो जाएगा अर्ध सरकारी पत्र में, ऑप्शन नंबर क। अर्ध सरकारी पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिने और भावदीय के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होता है, सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है आपका टिप्पणी सदैव किस में लिखी जाती है, तो टिप्पणी जो लिखी जाती है वो अन्य पुरुष में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है मिनट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो मिनट्स को हिंदी में कहते हैं कार्यवृत्त। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्यवृत्त बोलते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। ठीक है, तो मिलेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट अगले वीडियो में। साथ ही आप लोग प्लेलिस्ट पर विजिट जरूर कीजिए, प्लेलिस्ट का आपको लिंक जो है मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे। लोगो पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे थोड़ा बाईं तरफ जाओगे, ठीक है, सॉरी दाएं तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन, जहाँ से आप अपने सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हो और परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हो।